हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। समाचार पत्र विश्लेषण की इस सीरीज में आज हम 3 दिसंबर 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे और आज के द हिंदू समाचार पत्र में जो महत्वपूर्ण समाचार आए हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही उनसे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो न्यूज आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चनेबल डाटा, लिटिल रूम फॉर एक्सुबरेंस। ये पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है जिसे आर नागराज के द्वारा लिखा गया है। ये यूपीएससी की जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है, अर्थात अर्थव्यवस्था के विषय के संबंध में ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है। ये जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि अभी के समय में जीडीपी जो कि थोड़ी बेहतर हो रही है, जैसे कि आंकड़े सामने आए हैं, तो उसके संबंध में ये बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। लेकिन इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि क्या वास्तव में अर्थव्यवस्था बेहतर होने की दिशा में है या ये जो अनुमान है ये काफी सही नहीं है। तो इस एडिटोरियल में सबसे पहले ये बोला गया है कि 2020 की जो पहली तिमाही थी, जिस समय जो लॉकडाउन लगना शुरू ही हुआ था, उस समय ये देखा गया था कि जो जीडीपी की विकास दर है, जो ग्रोथ रेट है, उसमें 24% की गिरावट देखी गई थी। और उसके बाद में जुलाई से सितंबर 2020 की जो तिमाही है, फाइनेंशियल ईयर 2020 का, जो कि सेकंड क्वार्टर है, उसके दौरान ये देखा गया कि ये जो गिरावट है ये 7.5% देखी गई। मतलब 24% गिरावट से ये 7.5% गिरावट की ओर आ गई। मतलब जीडीपी जो है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, हो तो गिरावट ही रही है, लेकिन पहले गिरावट बहुत ज्यादा हो रही थी लॉकडाउन के चलते और जो कोविड-19 महामारी के चलते परिस्थिति देखी गई उसके चलते। लेकिन अब ये जो गिरावट है ये कम है और इसके चलते ये बोला जा रहा है कि अब एक तेज आर्थिक सुधार होने की उम्मीद जगी है। लेकिन इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि क्या ये जो आशावादिता है इस गिरावट की कमी को देखते हुए क्या ये उचित है या नहीं। तो अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले एक ट्रैक बताया गया है कि अगर हम कुछ डेटा देखें तो 2019-20 के वित्तीय वर्ष का अगर हम डेटा देखें और उसकी वर्तमान कीमतों पर 2019-20 की जीडीपी देखें तो वो 204 लाख करोड़ रुपए थी। अगर डॉलर में देखें तो वो 2.8 बिलियन डॉलर थी। और उस समय डॉलर के संदर्भ में जो रुपए की विनिमय दर है, जो एक्सचेंज रेट है, वो 73 रुपीज थी। और वहीं पे पिछले वर्ष, उससे पहले के वर्ष में 18-19 के समय में बात करें तो उस समय विकास दर जो है वो वास्तविक रूप से 5% थी। वास्तविक विकास दर का मतलब होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है, अर्थात जो मुद्रास्फीति होती है, उसे इसके साथ में एडजस्ट किया गया है। और उसके बाद में अप्रैल से जून 2020 के दौरान ये देखा गया कि लगभग 24% के उत्पादन में कमी आई है। तो इस समय जब मार्च में महामारी आई थी और आर्थिक तालाबंदी की गई थी, लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद में जो अर्थव्यवस्था है वो अपेक्षित रूप से गिर गई और उसके बाद में ये देखा गया था कि अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान जो उत्पादक है, जो प्रोडक्शन है, उसमें 24% तक की कमी आई। और इसके बाद में जून में जब आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हुई और जब लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाने लगा तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो उत्पादन है वो तेजी से पुनः शुरू होगा और जो संकुचन की सीमा है, जो एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, वो कम होगा। और उसके बाद में अगर हम जुलाई से सितंबर के बीच की जो तिमाही है, जो सेकंड क्वार्टर है, जिसका डेटा अभी सामने आया है, उस समय की बात करें तो उस समय हमने ये देखा कि ये जो गिरावट है ये केवल 7.5% देखी गई, जो कि एक आधिकारिक प्रेस के तहत लाया गया था। तो इसके तहत इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि ये जो आर्थिक पलटाव हुआ है, जो अर्थव्यवस्था में पूरा परिवर्तन आया है, उसको सरकार का जो लॉकडाउन करने का कठोर फैसला था, जैसा कि उस समय देखा गया था कि सरकार ने केवल 4 घंटे के नोटिस पर राष्ट्रीय लॉकडाउन को लागू किया था और उसके बाद में सरकार के द्वारा जो राहत पैकेज घोषित किए गए थे, जो पुनरुद्धार पैकेज घोषित किए गए थे, उन सभी की सफलता के चलते ये जो आर्थिक बदलाव है ये आया है। और इसके बाद ही नवीनतम तिमाही के जो अनुमान है उससे अलग अनुमान लगाकर कई लोगों का ये मानना है कि लॉकडाउन का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो लगभग मार्च 2021 का जो चालू वित्तीय वर्ष होगा उस तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मार्च 2021 तक, जब अगला वित्तीय वर्ष चालू होगा, तब तक भी अर्थव्यवस्था में ये जो परिवर्तन हुआ है, अर्थव्यवस्था जो पिछड़ रही है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये बोला जा रहा है इस एडिटोरियल में कि इस तरीके का जो आशावाद व्यापक है वो अकादमिक
और सूचित राय के विपरीत है। अगर ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है तो ये एकेडमिक दृष्टि से भी सही नहीं है और सूचित राय के अनुसार भी ये नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें ये दृष्टिकोण देखा जा रहा है कि जो भारत है वहां पर दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन में से एक लगाया गया था और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो उत्पादन है उसमें तेजी से संकुचन देखा गया, उत्पादन में कमी देखी गई, साथ ही नौकरी और आजीविका से संबंधित जो मामले हैं वहां पर भी नुकसान देखा गया। तो ऐसे समय में ये जो लोकप्रिय आशावाद है वो कितना विश्वसनीय है, इस पर सवाल उठाया है इस एडिटोरियल के तहत। तो इस एडिटोरियल में बोला गया है कि अगर हम आपेक्षिक लाइनों पर बात करें, अगर हम कुछ एकेडमिक दृष्टि से देखें तो जो राष्ट्रीय आय के अनुमान होते हैं, जो नेशनल इनकम के अनुमान होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अधिक नहीं पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वे जो अनुमान होते हैं वो दरों और अनुपातों का उपयोग करते हुए वार्षिक अनुमान जो होते हैं उनका अनुमान लगाते हैं, उनका एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रीय आय के अनुमान होते हैं इनमें जो खेत हैं, कारखाने हैं, कार्यालय हैं, उसमें ये बहुत कम अप टू डेट प्राथमिक जानकारी उपलब्ध होती है। ये जो अनुमान लगाए जाते हैं इसमें जो जानकारी है वो अप टू डेट नहीं होती है। हालांकि ये जो तिमाही के आंकड़े लाए जाते हैं ये बदलाव की एक व्यापक दिशा का संकेत देते हैं, ये बताते हैं कि किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है और इस मामले में जो परिवर्तन है वो आपेक्षिक तर्ज पर है, लेकिन ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि अर्थव्यवस्था एकदम से बेहतर हो गई है। इसके अलावा ये बोला गया है यहाँ पर कि कुछ अनुमानों में विसंगति भी प्रतीत होती है। ये जो अनुमान लगाए जाते हैं इनमें विसंगति भी देखी जाती है। अगर इसका हम उदाहरण देखें तो विनिर्माण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये देखा गया कि जो उत्पादन है उसमें तेजी से वृद्धि हुई। अगर हम ये जो जीडीपी के आंकड़े लाए गए हैं इसकी तरफ देखें तो पिछली तिमाही में ये जो वृद्धि थी इसमें ये देखा गया था कि 39% की कमी देखी गई थी विनिर्माण के क्षेत्र में, और वहीं पे दूसरी तिमाही की बात करें तो उसमें देखा गया कि ये 0.6% की सकारात्मक वृद्धि हुई विनिर्माण के क्षेत्र में। वहीं पे अगर हम आईआईपी अर्थात इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों के बारे में बात करें तो वहां के जो भौतिक आउटपुट संकेतक हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो पहले कमी थी वो 40.7% थी और अभी जो कमी है वो 6% है। तो मतलब जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो तो विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादक में वृद्धि दर्शा रहे हैं और आईआईपी के जो आंकड़े हैं वो अभी भी निर्माण के क्षेत्र में कमी दर्शा रहे हैं। तो अर्थात ये जो दोनों है ये एक दूसरे से मिलाप नहीं खाते हैं। तो इसके आधार पर ये बोला जा रहा है कि ये जो आंकड़ों में विसंगति का संदेह है वो सही हो सकता है। और अगर एकदम से देखें, पहली दृष्टि से देखें तो ये जो संदिग्ध कॉर्पोरेट क्षेत्र है उसकी त्रैमासिक वित्तीय रिटर्न के कारण विनिर्माण का जो क्षेत्र है उसका सकल घरेलू उत्पाद अर्थात उसका जीडीपी के जो अनुमान है वो लंबे समय से चले आ रहे विवादों को वैध ठहराता है। फिर भी किसी को जीडीपी और आईआईपी के जो अनुमान है उसके बीच में त्रैमासिक विविधताओं का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कारक हैं जो देखी गई विसंगतियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला गया है कि हालांकि सार्वजनिक स्तर पर हावी होने वाला जो अवसरवादी पूर्वाग्रह है उसे देखते हुए अधिक गंभीर और ठोस मुद्दे हैं। साथ ही जो लॉकडाउन लगा था उसने पहली तिमाही में जो वार्षिक उत्पादन था उसका लगभग 1/4 हिस्सा कम कर दिया है। अर्थात पहली तिमाही जो थी उसके बाद में जो उत्पादन है उसका 1/4 हिस्सा इस वर्ष के लिए कम हो गया है लॉकडाउन लगने के कारण। वहीं पर वर्ष की जो पहली तिमाही मानी जाती है अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में, अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 के बारे में बात करें तो उस समय की जो जीडीपी है उसकी तुलना अगर हम 2019-20 के उस समय की जीडीपी से करें तो उसमें लगभग 40% की स्थिर कीमतें थी, 40% की कमी थी। और अर्थव्यवस्था को 2019-20 के उत्पादन स्तर पर वापस लाने के लिए शेष 2 तिमाहियां जो हैं उसमें अभूतपूर्व दर से अगर वो बढ़ेगी तो ही वो 2019-20 की जो जीडीपी है उसके उत्पादन स्तर के बराबर आ पाएगी। तो इस तरीके की विकास दर के लिए जो संभावनाएं हैं क्या वो उज्जवल है, इसके बारे में इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि इसके 2 कारण हो सकते हैं अगर हम देखें कि ये क्यों संदिग्ध बोली जा रही है विकास दर को। तो सबसे पहला यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मांग है अर्थव्यवस्था में वो अभी भी कमजोर है। दूसरी तिमाही में जब स्वास्थ्य रिकवरी है उसने औद्योगिक सामानों की मांग को पूरा किया और इन्वेंट्री का फिर से निर्माण किया, लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि जो सकल मांग है वो तब भी बहुत कमजोर है और ज्यादा मुखर समर्थन के बावजूद भी सरकार के जो मौजूदा और पूंजीगत व्यय हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में शायद
शायद ही वर्ष के पहले भाग में बढ़े हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सरकार का ऋण और जीडीपी अनुपात है वो बढ़ा है, अर्थात सरकार की जीडीपी में सरकार का जो ऋण का हिस्सा है, सरकार के द्वारा जितना ऋण लिया गया है वो बढ़ा है, और ये ऋण सरकार के द्वारा लिया गया है मुख्य रूप से राजस्व की कमी के कारण। और इसके अलावा ये बोला गया है कि अर्थव्यवस्था में जो बैंक ऋण वृद्धि है उसमें भी गिरावट जारी रही। बैंक ऋण वृद्धि का मतलब होता है बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो भी गिरावट में है, वो भी कम हो रही है। और अगर हम इसके आंकड़े देखें तो दूसरे क्वार्टर में ये जो वृद्धि है वो 5.1% थी, जबकि इससे पहले की जो समान तिमाही है उसमें वृद्धि 8.8% थी। तो हम देख सकते हैं कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ में भी कमी हो रही है। साथ ही दूसरी तिमाही में जो आउटपुट है उसकी तेजी से पुनः वृद्धि हुई, लेकिन इसके बाद भी कई उच्च आवृत्ति आउटपुट संकेतक जो हैं, अर्थात वो जो आर्थिक चर हैं जिनके लिए अप टू डेट जानकारी कम समय के अंतराल पर उपलब्ध है, वो रिकवरी की गति को बढ़ाने का सुझाव देते हैं। मतलब ये बोला जा रहा है कि रिकवरी हो रही है, लेकिन रिकवरी बहुत धीमी गति से हो रही है। यहाँ पर अगर हम उदाहरण के बारे में बात करें तो जो 8 प्रमुख उद्योग के क्षेत्र हैं, कौन से हैं प्रमुख 8 क्षेत्र उद्योग के? कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी उद्योग जैसे पेट्रोल, डीजल, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली, इनका जो आधिकारिक बुनियादी ढांचा सूचकांक है वो अक्टूबर में 2.5% की गिरावट के साथ में पिछले वर्ष इसी अवधि में घट गया था। और इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक सूचकांक की जो संचयी वृद्धि है वो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नकारात्मक 13% रही। इसके अलावा इस एडिटोरियल में बोला जा रहा है कि देश में जो भुगतान शेष है वो भी आधिक्य में है, अर्थात जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका भी सरप्लस है। लेकिन इसी के संबंध में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उनने इस विश्वास को बढ़ा दिया है कि अच्छे आर्थिक प्रबंधन के एक बिल के रूप में वित्तीय वर्ष जो है वो भुगतान शेष के संतुलन के साथ समाप्त होने की संभावना है। ये आश्चर्यजनक है क्योंकि प्राथमिक अर्थशास्त्र यह स्पष्ट करेगा कि एक विकासशील देश के लिए भुगतान शेष आधिक्य का मतलब ये है कि वह स्थायी उत्पादन विस्तार को बनाए रखने के लिए निर्यात की तुलना में कम आयात कर रहा है। और अधिकांश कमी जो भारत के संबंध में अगर हम बात करें तो ये हुई है क्योंकि निवेश की जो मांग है उसमें तेजी से गिरावट हुई है और उत्पादन में कमी लाने से देश का जो आयात है उसमें कमी हुई है। और इस तरीके का जो लोक लुभावन वाला आशावाद है उसने बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार और तेजी से बढ़ते जो शेयर बाजार है उस पर आधारित है। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ रहा है और जो शेयर बाजार है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो भारतीय आर्थिक नीति ने इसे वैश्विक आत्मविश्वास के प्रमाण के रूप में लिया है और ये गिरने के उपाय हैं। भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है वो अल्पकालिक ऋण प्रवाह से बने हैं और ये हमारी जो शुद्ध निर्यात आय है वो नहीं है, जबकि चीन में ऐसा होता है कि वहां का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो शुद्ध निर्यात आय को दर्शाता है। लेकिन भारत में ये मुद्रा भंडार भारत की शुद्ध निर्यात आय को नहीं दर्शा रहा है और ये अल्पकालिक ऋण प्रवाह से बना हुआ है। इसी के अलावा अगर हम बढ़ते हुए शेयर बाजार के बारे में बात करें तो जो शेयर बाजार है वो लगभग पूरी तरीके से जो अल्पकालिक विदेशी पूंजी प्रवाह है उससे संचालित होता है, जिससे भुगतान संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और ये अर्थव्यवस्था की कमजोरी का एक संकेत है, अर्थव्यवस्था के बेहतर होने का नहीं। अगर हम यहाँ पर असंतुलन के बारे में बात करें तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है या जो शेयर बाजार है ये दोनों जो बेहतर हो रहे हैं ये हॉट मनी के कारण हो रहे हैं। हॉट मनी का मतलब होता है कि वो पैसा जो निवेशकों के द्वारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अर्थात जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनमें लगाया जाता है ताकि वो अपना जो इंटरेस्ट है और जो कैपिटल गेन है उसे बढ़ा सके। और अगर इन निवेशकों को कहीं और ज्यादा लाभ मिलता है तो ये अपनी जो हॉट मनी है वो हटा लेंगे और ये काफी ही अल्पकालिक है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बनाता है और ये वित्तीय बाजारों को एक पल में छोड़ सकता है। यदि धारणाएं किसी भी बाहरी कारक के कारण बदल जाती है तो ये जो शेयर बाजार है और ये जो वित्तीय मुद्रा भंडार है ये कभी भी गिर सकता है। तो इसके चलते ये बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को अभी के समय में बेहतर बताना सही नहीं है। तो इसका क्या निदान हो सकता है, इसके संबंध में इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो दूसरी तिमाही है उसके सकल घरेलू उत्पाद अर्थात उसकी जीडीपी में जो एक तेज रिकवरी देखी गई, इस प्रकार तिमाही वृद्धि दर में गिरावट को कम करने में जून में अनलॉक चरण होने के बाद में जो एकदम से अर्थव्यवस्था में
में गतिविधियां शुरू हुई मांग को पूरा करने के लिए वो उसका प्रतिनिधित्व करता है और अंतर्निहित अनुमान की जो विधियां हैं उसके रूप में त्रैमासिक विकास दर की जो सटीक संख्या है उसके लिए बहुत अधिक मूल्य संलग्न नहीं करना चाहिए और उपयोग किए गए जो डाटा है वो कमजोर और संदिग्ध है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि क्या रिकवरी की गति को बनाए रखा जाएगा और क्या भारत मौजूदा वर्ष के लिए नकारात्मक विकास को मिटा देगा, तो इसमें अभी संदेह बना हुआ है। इसके अलावा अंत में इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि कई उच्च आवृत्ति डेटा श्रृंखला जो है वो अनलॉक चरण से प्रारंभिक उछाल के बाद में पुनर्प्राप्ति के मॉडरेशन का सुझाव देती है, क्योंकि इसमें सरकारी खपत, निवेश या क्रेडिट ग्रोथ पर जो अतिरिक्त व्यय किया गया उसे नहीं दर्शाया गया है। इसलिए जो रिकवरी है वो पूरे वर्ष के लिए मामूली रहने की संभावना है और जो रिकवरी है उसकी गति को बनाए रखने के लिए कुल मांग को सीमित बढ़ावा देने के लिए अति उत्साह के लिए बहुत कम है और अभी रिकवरी जो है उसे और तेज करने की आवश्यकता है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ, जो कि पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है और ये एक कॉलम आया है पेज नंबर 6 पर, कास्ट काउंट। ये जो कॉलम है ये जीएस पेपर 2 के पॉलिटी विषय के संबंध में अर्थात राज्य व्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो ये जो कॉलम है इसमें ये बताया गया है कि तमिलनाडु की जो सरकार है उनके द्वारा एक आयोग की स्थापना करने का फैसला लिया गया है जातिगत आंकड़ों के लिए, और इसके संबंध में इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि ये जो जातिगत आंकड़े हैं इनकी किस प्रकार से आवश्यकता है और इनका किस प्रकार से उचित इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये जो जातिगत आंकड़े हैं इसका उपयोग जो है वो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बताया गया है कि एक जातिवार जो सर्वेक्षण होता है वो मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करने में मदद करता है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो जाति विहीन समाज होना चाहिए। इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है जातिगत आंकड़ों को एकत्र करने के लिए एक आयोग बनाने का, और इस फैसले के बाद में एक जाति की गणना का जो विचार है वो सार्वजनिक बहस के दायरे में वापस आ गया है कि जाति की जो जनगणना है वो की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए और इस जनगणना करने के क्या फायदे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये कदम राजनीतिक तेजी से पैदा हुआ हो। जो वन्नियार समुदाय है तमिलनाडु का उसके लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 20% अनन्य आरक्षण अर्थात 20% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन की मांग की गई थी। पटानी मक्कल काची एक पार्टी है तमिलनाडु की, उसके द्वारा आयोजित चुनाव पूर्व चुनाव आंदोलन का जो जवाब होता है उसमें एक मुख्य चुनावी आधार के रूप में। हालांकि ये उतना ही सच है कि जातिवार आंकड़ों को संकलित करने के लिए एक सामाजिक और कानूनी आवश्यकता भी है। जो उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने राज्यों से अपने आरक्षण के स्तर को उचित ठहराने के लिए मात्रात्मक डाटा को बनाने के लिए कहा है, और इसके साथ ही इस तरीके का अगर मात्रात्मक डाटा बनता है तो वो तमिलनाडु को अपने 69% कुल आरक्षण को बनाए रखने में मदद करेगा। आरक्षण की जो लिमिट है वो 50% है, लेकिन तमिलनाडु जो है वो एक एक्सेप्शन है जिसके द्वारा 69% आरक्षण दिया गया है, और इस आरक्षण को बनाए रखने में मदद करेगा अगर तमिलनाडु में इस तरीके का जाति की जनगणना होती है तो। और इसी समय भारत भर में चुनावी और संख्यात्मक महत्व रखने वाली जो जाति समुदाय है वो इस बात को लेकर चिंतित रही है कि अब तक वर्गों और समुदायों पर आधारित सकारात्मक कार्यवाही जो है वो कार्यक्रम किस तरीके से लागू किए गए हैं। चाहे गुर्जर हो, जाट हो, पाटीदार हो या फिर तमिलनाडु के जो ये विन्यार समूह है वो हो, ये कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपनी उन्नति की संभावनाएं जो हैं उसे विशेष आरक्षण से जोड़ रहे हैं। इन वर्गों का ये कहना है कि अगर उन्हें आरक्षण मिलता है तो वो समाज में उन्नति की ओर बढ़ सकेंगे। वहीं पे अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में ये जो वन्यारों का वर्ग है इनके द्वारा 1987-88 में हिंसक आंदोलन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें 20% आरक्षण मिला था। सबसे पिछड़े वर्ग की श्रेणी के रूप में इन्हें रखा गया था, और ये जाहिर है कि ये 100 अन्य जातियों के साथ में क्लब किए जाने से असंतुष्ट हैं। तो इस बात पर एक ये प्रतिबिंब है कि आरक्षण कैसे संचालित होता है, आरक्षण किस तरीके से कार्य करता है, कि कुछ जातियां जो है वो स्वयं को प्रतियोगिता से बाहर महसूस करती है। कुछ जातियां आरक्षण न मिलने पर खुद को कंपटीशन से क्राउड आउट मानती है। तो इस संबंध में इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो
आयोग प्रस्तावित किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, वो केंद्र की जो जनगणना होती है, वो जितनी विस्तृत जनगणना होती है उसकी तर्ज पर उसका संचालन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो काफी विस्तृत होती है। लेकिन ये जो आयोग लाया गया है, इसका जनादेश ये होगा कि ये जाति विशेष डाटा को इकट्ठा करने के लिए कार्यप्रणाली की जांच करेगा, साथ ही इसके आधार पर एक सर्वेक्षण करेगा और जो रिपोर्ट है उसे प्रस्तुत करेगा। तो इसमें प्रत्येक जाति के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का ठोस आकलन करना जो है वो काफी बड़ी चुनौती होगी। अब तक हमारे देश में ये देखा गया है कि 1931 के बाद से जातिवार डाटा जो है वो एकत्र नहीं किया गया है। हालांकि जो SC ST है उसके विवरण को लिया जाता है, लेकिन विशेष जाति के आधार पर डेटा इकट्ठा नहीं किया जाता है। हालांकि 2001 में केंद्र ने सामाजिक और आर्थिक डेटा के साथ में जाति डेटा जो है उसके संग्रह को जोड़ने के प्रयास में एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना अर्थात सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उसका आयोजन किया था, ताकि समाज में जो अभाव और पिछड़ेपन के स्तर पर व्यापक मूल्यांकन है वो किया जा सके। हालांकि ये जो डाटा है इसे एकत्र किए जाने में विश्वसनीयता की कमी और साथ ही इस डेटा की राजनीतिक और चुनावी संवेदनशीलता के कारण जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसके जातिगत हिस्से का अब तक खुलासा नहीं किया गया है। इसके साथ ही इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो राज्य सरकार है वो संभवतः तमिलनाडु से संबंधित इस डेटा पर अपनी पहुंच का हिस्सा बन सकती है। अगर राज्य सरकार के द्वारा ये डेटा इकट्ठा किया जाता है तो तमिलनाडु को अपने जातिगत आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि ये जो जातिगत आंकड़े तमिलनाडु को प्राप्त होंगे, इसे किसी एक पार्टी या समुदाय के आंदोलन के कारण जो संभावित चुनावी झटका है उसके लिए एक राजनीतिक रूप से समुचित कदम जो है उसके रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अर्थात इन आंकड़ों का जो उपयोग है वो राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय ये जो आंकड़े हैं इसे विभिन्न जातियों के पिछड़ेपन के सही आकलन करके और उसके संबंध में सामाजिक न्याय नीति को तर्कसंगत और गहरा करना चाहिए। अर्थात विभिन्न जातियों के पिछड़ेपन के संबंध में जो आंकड़े प्राप्त होंगे उसके आधार पर सामाजिक न्यायपूर्ण नीति बनाई जानी चाहिए और उसे तर्कसंगत करना चाहिए। आखिरकार ये जो जाति विहीन और समान समाज की दिशा में प्रगति है वो राज्य का अंतिम लक्ष्य बना रहना चाहिए। तो ये इस एडिटोरियल के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अब हम चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ, जो कि पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुआ है, हार्ड बार्गेन एंड द आर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ये GS पेपर 2 के राज्य व्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बोला गया है जो न्यू फार्म लॉ है, जो नए किसान कानून है, उसके संबंध में असंतोष देखा जा रहा है और उसके संबंध में ये देखा जा रहा है कि काफी हिंसा भड़क गई है। तो उसके लिए इस एडिटोरियल में ये बोला जा रहा है कि नए किसान कानून में जो असंतोष है और जो हिंसा भड़की है उसका मुख्य कारण है कि इस पर संसद में बहस नहीं हुई और चर्चा नहीं हुई, और बहस और चर्चा की कमी के कारण ये जो नया कानून है इसे नहीं माना जा रहा है। इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि मौजूदा किसानों के जो आंदोलन है वो ये दर्शाते हैं कि कानून और नीति जो है उन्हें बनाते समय विस्तृत विचार विमर्श और परामर्श की आवश्यकता है, और आम सहमति बनने और चिंताओं को दूर करने की जो प्रक्रिया है वो समय लेती है, लेकिन इससे जो नीति बनती है वो काफी बेहतर बनती है और इससे नीतिगत उद्देश्य जो है उसकी स्वीकृति अधिक होती है। यहाँ पर ये बोला गया है कि इस प्रकार से जो विचार विमर्श किया जाता है और परामर्श किया जाता है कानून और नीति में, वो काम कई स्तरों पर किए जाते हैं और इसमें संसद जो है वो शायद इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच है। इसमें विशेषज्ञों और हितधारकों के इनपुट प्राप्त करने और एक कानून बनाते समय क्रॉस पार्टी सर्वसम्मति बनाने की एक अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया है। ये आमतौर पर अपनी जो समितियां हैं उसके माध्यम से किया जाता है। मतलब संसद में जब कानून लाए जाते हैं तो संसद द्वारा उन कानूनों को विभिन्न समिति में भेजा जाता है विचार विमर्श करने के लिए। प्रतिक्रिया और परिवर्तित नीति जो है उसे प्राप्त करने के लिए सरकार अन्य जो सलाहकार तंत्र हैं, जैसे कि विशेषज्ञ समिति होती है, सलाहकार समूह होते हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि जो संसदीय समितियां होती है वो कानून बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो संसदीय समितियां हैं ये सांसदों को विशेषज्ञों के साथ में जोड़ती है और विधेयक की जो बारीकियां हैं उसको समझने की अनुमति देती है। साथ ही
जनता के लिए ये एक प्रकार के आसन के दबाव के बिना पार्टी लाइनों पर चर्चा को समक्ष करते हैं और कई मौकों पर इन समितियों ने परस्पर विरोधी हितों के माध्यम से बातचीत करने में मदद की है। तो इसके संबंध में अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में जीएसटी के बारे में बात करें और जीएसटी की संपूर्ण यात्रा के बारे में बात करें कि जीएसटी पर जब चर्चा शुरू हुई और उसके बाद में जब वो वास्तव में कानून बना तो उसमें किस प्रकार से विचार विमर्श किया गया था, तो जीएसटी जो है उसका जो उदाहरण है वो इस प्रक्रिया के काम का वर्णन करेगा। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लगभग एक दशक पहले पेश किया जाना प्रस्तावित था। जैसा कि जीएसटी ने यूनियन लिस्ट जैसे कि एक्साइज ड्यूटी जो होती है और स्टेट लिस्ट जैसे कि सेल्स टैक्स जो होते हैं उसमें कई टैक्स लगा दिए और संविधान में इसके संबंध में संशोधन करना पड़ा। इस संशोधन ने न केवल संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी, बल्कि आधी राज्य विधानसभा जो है उनके अनुसमर्थन की भी आवश्यकता थी। सफल कार्यान्वयन के लिए नई जो प्रणाली है उसे पूरे राज्य में चलने वाली वस्तु और सेवाओं के लिए जो मुख्य श्रृंखलाएं होती है उसके रूप में पार्टी लाइनों और राज्य सरकारों के समर्थन की आवश्यकता थी। मूल्य श्रृंखलाओं में एक भी राज्य द्वारा उचित कार्यान्वयन में कमी जो है वो प्रणाली के काम को खतरे में डालती है, क्योंकि इसके लिए चालन के मिलान और पूरी श्रृंखला के करों को जमा करने की आवश्यकता होती है। तो जो राज्य के वित्त मंत्री हैं उनका एक सशक्त समूह जो है वो 2007 में स्थापित किया गया था और ये नए कर पर चर्चा करने और बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच था। महत्वपूर्ण रूप से इस निकाय की जो अध्यक्षता है वो केंद्र के विपक्ष की एक पार्टी के एक राज्य के वित्त मंत्री ने की थी और इसके इनपुट के आधार पर संविधान में संशोधन के लिए 2011 में एक विधेयक पेश किया गया था। ये जो विधेयक था इसने कर के बारे में सभी निर्णय लेने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में जीएसटी परिषद जो कि सर्वसम्मति से तय करेगी उसकी स्थापना के बारे में सुझाव दिया और इसके साथ ही जीएसटी विवाद निपटान प्राधिकरण के स्थापना करने का सुझाव दिया। वित्त पर स्थायी समिति ने विधेयक की जांच की, विशेषज्ञों और राज्यों से कई सुझाव प्राप्त किए और इसके संबंध में कई सिफारिशें की। विशेष रूप से जो जीएसटी परिषद है उसके लिए एक मतदान प्रक्रिया का प्रस्ताव करना, विवाद समाधान प्राधिकरण को जोड़ना, राज्यों के लिए एक मुआवजे के ढांचे को शामिल करना, जो जीएसटी द्वारा अपने करों को कम करे जाने पर राजस्व खो सकते हैं राज्य, उसके संबंध में उन्हें मुआवजा देने के बारे में चर्चा करना, ये सभी उस संशोधन में शामिल था। इसके बाद में 2015 में एक नया विधेयक पेश किया गया जिसमें इस परिवर्तनों को शामिल किया गया। इस विधेयक में अंतरराज्यीय बिक्री पर 1% कर और अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए मुआवजा दिया गया। विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया लेकिन राज्यसभा ने इसे एक प्रवर समिति को भेज दिया। इस समिति ने ये सुझाव दिया कि अंतरराज्य व्यापार पर जो कर है उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि भारत जो है उसे एकल बाजार बनाने में ये जो कर है ये बाधा पहुंचा सकता है। इसने यह भी सिफारिश की जो राज्यों को मुआवजा है वो 5 साल की अवधि के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक जो है उसको इन परिवर्तनों के साथ में पारित किया और राज्यों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसके बाद में जीएसटी परिषद जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री थे उनने सर्वसम्मति से जीएसटी को लागू करने के लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। बिल का एक सेट संसद और सभी राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित भी किया गया था और इस प्रक्रिया के दौरान राज्य के जो वित्तीय मंत्री हैं उनके अधिकार प्राप्त समिति भी नियमित बैठकें कर रही थी और राज्यों की चिंताओं को दूर कर रही थी। तो इस प्रकार देखा कि जीएसटी में कितना डिटेल में जो परामर्श की प्रक्रिया है और जो चर्चा थी बिल को लेकर वो की गई। इसी के बाद में इसमें एक विचारशील प्रक्रिया के बारे में बात की गई है और इसमें ये बताया गया है कि अगर हम ये जो प्रक्रिया है ये प्रमुख नीति या विधायी परिवर्तन करने से पहले एक व्यापक सहमति बनाने के महत्व पर प्रकाश डालती है। स्थायी समिति और प्रवर समिति जो होती है उसने सांसदों को विशेषज्ञ और हितधारकों के साथ में जोड़ने के लिए स्थान प्रदान किया, जिससे कि उन्हें उन बदलावों की सिफारिश करने में मदद मिली जो कि
मोटे तौर पर स्वीकार्य बिल को बढ़ावा देंगे। यद्यपि यह जो प्रक्रिया है ये समय लेने वाली थी, लेकिन इसने एक नई कर संरचना का नेतृत्व किया जिसे सभी राज्यों में व्यापक समर्थन मिला और काम करने के लिए ये एक आवश्यक शर्त थी। इसने कई समझौते किए गए थे, जैसे कि दरों में बहुलता, राज्यों के लिए बहुत उदार मुआवजा, लेकिन इसने जमीन पर नए कर लाने में मदद मिली। वहीं पर अगर हम नए कृषि कानूनों के लिए इस प्रक्रिया की तुलना करें तो शुरू में अध्यादेशों के माध्यम से विधेयकों को लागू किया गया था, अर्थात सरकार ने ये जो नए कृषि कानून हैं इनको कार्यकारी निर्णय के माध्यम से लागू किया जब तक कि संसद सत्र में नहीं थी। अर्थात ये जो कृषि कानून है ये प्रारंभ में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, एक अध्यादेश के माध्यम से लाए गए थे। तो इसके संबंध में क्या देखा गया कि हितधारकों की अनदेखी हुई, अर्थात जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी अनदेखी हुई। लेकिन बाद में हालांकि जब संसद अगली बार मिलने बैठी तो उसमें अध्यादेश की पुष्टि की जानी चाहिए और अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया था और 3 दिन के भीतर एक स्थायी समिति को संदर्भित किए बिना ये देखा गया कि ये जो विधेयक था किसान कानून से संबंधित उसे पास कर दिया गया। इसके बाद में राज्यसभा में कई सदस्यों ने उन्हें एक प्रवर समिति को संदर्भित करने के लिए गति दी, लेकिन इन कानूनों के कारण हंगामा हुआ और आरोपों के बीच में ये देखा गया कि जो विभाजन है उसकी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया और महामारी के बीच में ये बिल पारित किया गया और इस प्रकार हितधारकों के साथ में विधेयकों पर चर्चा और बहस करने का जो एक अवसर है वो चूक गया। जबकि इन कानूनों को लागू करने के लिए संसद का विशेषाधिकार जो है वो स्पष्ट प्रतीत होता है, वे कृषि बाजारों को प्रभावित करते हैं और वे राज्य कानूनों द्वारा शासित होते हैं। तो अधिकांश जो कार्यान्वयन है वो राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा और राज्यों को इन बाजारों से कम कर भी मिल सकता है। किसानों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों की चिंताओं का जो समाधान करना है वो महत्वपूर्ण था और प्रभावित दलों के साथ में सक्रिय जुड़ाव की जो अनुपस्थिति थी उसने मौजूदा संकट को जन्म दिया। तो 3 राज्यों में जहां पर विपक्ष की सरकारें थी वहां पर यह देखा गया कि केंद्रीय कानूनों के कुछ प्रावधानों के नकारने के लिए अपने स्वयं के कानून पारित किए गए और बड़ी संख्या में किसान कानूनों का विरोध किया जा रहा है। तो इस संबंध में ये बोला जा रहा है कि हम जो है वो इस प्रसंस्करण से एक महत्वपूर्ण सबक सीखने की जरूरत है। स्थिर नीति निर्माण के लिए नीति के जो लाभ हैं उन पर एक व्यापक समझौते की आवश्यकता होती है, एक व्यापक एग्रीमेंट की आवश्यकता होती है। इस तरह की जो आम सहमति है वो हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से बनाई जानी चाहिए। संसद को व्यापक जन भागीदारी को सक्षम करने के लिए अपनी समितियों को पुनर्जीवित करना चाहिए और ये जोर देना चाहिए कि हर विधेयक पर एक समिति में विचार विमर्श किया जाता है, जैसा कि ब्रिटिश संसद करती है। संसद को एक डेलिब्रेट निकाय के रूप में अपना कार्य करने की आवश्यकता है जो कि चिंताओं को स्वीकार करने में, समझौता करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुआ है और ये जीएस पेपर 2 के स्वास्थ्य संबंधी विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो न्यूज आर्टिकल है अ लूमिंग हेल्थ क्राइसिस। इसमें चर्चा की गई है रोगाणुरोधी प्रतिरोध में जो तेजी से वृद्धि हो रही है उसके बारे में। तो ये जो कॉलम है इसमें ये बोला गया है कि जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध है अर्थात जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो तेजी से बढ़ रहा है और देर होने से पहले इससे निपटने की आवश्यकता है। इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि कोविड-19 महामारी जो है वो अभी हमारे दैनिक जीवन पर कहर बरपा रही है, लेकिन उसके साथ ही एक मूक महामारी है जो कि दशकों से चल रही है और वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और सरकार को नए शोध में कारक, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को सक्रिय हितधारकों के रूप में लाने में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है और अब सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसमें ये बोला गया है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध जो है वो एक खतरनाक दर से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर लगभग 35% आम मानव जो है वो उपलब्ध संक्रमण दवाएं जो है उसके संबंध में प्रतिरोधी बन गए हैं, अर्थात 35% मानव ऐसे हैं जिनको संक्रमण दवाओं का अब कोई असर नहीं होता है और लगभग 7 लाख लोग जो हैं
वो हर साल मरते हैं क्योंकि जो उपलब्ध रोगाणुरोधी दवाएं हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटीवायरल हो गई, एंटी पैरासिटिक हो गई या एंटी फंगल हो गई, ये रोगजनक का मुकाबला करने में कम प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के एंटीबायोटिक होते हैं, अर्थात जब एंटीबायोटिक दिए जाते हैं तब फर्स्ट ड्रॉ होती है, सेकेंड ड्रॉ होती है, थर्ड ड्रॉ होती है। मतलब अगर आपको फर्स्ट एंटीबायोटिक से असर नहीं होता है तो सेकेंड एंटीबायोटिक दिया जाता है, उससे असर नहीं होता है तो थर्ड एंटीबायोटिक दिया जाता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनका जो प्रतिरोध है वो कुछ सामान्य बीमारी के खिलाफ रक्षा की जो अंतिम लाइनें हैं उसमें 2005 से 2030 के बीच में लगभग दुगनी होने का अनुमान है। अर्थात इनके संबंध में जो प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है और भारत जो है वो दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और ये एक गंभीर समस्या है। द लैंसेट जो है उसमें प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अनुमानित रूप से 58,000 नवजात बच्चे जो हैं वो अकेले भारत में सेप्टिक से मरते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो अब कुछ जीवाणु संक्रमण का इलाज नहीं कर सकती है। कुछ जीवाणु संक्रमण ऐसे हो गए हैं जिनका इलाज एंटीबायोटिक से हो नहीं पाता है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक से पहले ही प्रतिरोधी हो चुके हैं। हम लंबे समय से जानते हैं कि जो सूक्ष्मजीव है वो एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में रोगाणुरोधी एजेंटों के प्रतिरोध को विकसित करते हैं। हमने कुछ समय में ये भी जाना है कि जो मानव गतिविधियां हैं उनने इस प्रक्रियाओं को काफी तेज कर दिया है। जो मनुष्य है, पशुधन है और कृषि के लिए जो रोगाणु रोधकों का उपयोग है वो काफी ज्यादा हो गया है और ये एक प्रकार से दुरुपयोग की तरफ बढ़ रहा है और ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इन दवाओं के प्रति जो है प्रतिरोधी हो गए हैं। और इसके साथ में इसके और भी कई अन्य कारण हैं। एक अनुसंधान जो किए गए हैं AMR अर्थात एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर, उसमें पर्यावरण और प्रदूषण की भूमिका की ओर भी इशारा किया गया है। एक बार सेवन के बाद में 80% तक एंटीबायोटिक दवाएं जो है उनको प्रतिरोधी बैक्टीरिया के साथ साथ अनमेटाबोलाइज किया जाता है। घरों, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल जो सुविधाएं हैं और जो कृषि रन ऑफ है उससे अपशिष्ट की उनकी जो रिहाई होती है प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों का प्रचार कर रही है। तो देखा जाता है कि जो अपशिष्ट जल उपचार की सुविधाएं हैं वो सभी एंटीबायोटिक दवाओं और प्रतिरोधी बैक्टीरिया को दूर करने में असमर्थ है। इसके साथ ही ये देखा जाता है कि भारत में जो सीवेज पैदा होता है उसमें से सालाना केवल 35% का उपचार होता है और इसके अलावा जो सीवेज है वो बिना उपचार के ही प्राकृतिक जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या है कि भारत में एक उपचार सुविधा को एकल अपशिष्ट जल निर्वहन के विश्लेषण के लिए दवा निर्माताओं को खानपान में एंटीबायोटिक दवाओं की सांद्रता काफी अधिक मिली है और ये देखा गया कि लगभग 40,000 से अधिक लोगों का इलाज कर सके इतनी एंटीबायोटिक दवाओं की जो सांद्रता है वो खाने में ही मिलती है। अर्थात हम एंटीबायोटिक दवाओं का जो सेवन है वो काफी ज्यादा कर रहे हैं, कुछ प्राकृतिक जलाशयों से, कुछ जो कृषि में ज्यादा एंटीबायोटिक उपयोग की जा रही है उससे, और साथ ही जो अपशिष्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल सुविधाएं होती है उनके चलते। पानी जो है वो फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रचार के लिए एक प्रमुख विधा हो सकती है, विशेष रूप से अपर्याप्त जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वच्छता वाले स्थानों में। साथ ही वाइल्ड लाइफ जो रोगाणुरोधी युक्त निर्वहन के संपर्क में आता है वह भी दवा प्रतिरोधी जीवों के साथ उपनिवेश हो सकता है। तो इसके संबंध में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करें तो एक मुद्दा ये है कि कई वर्षों से वैज्ञानिक जो है इस रडार पर है और इस ओर काम कर रहे हैं। तो संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड स्टेट एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसने अपनी 2017 की जो फ्रंटियर रिपोर्ट है उसमें पर्यावरणीय चिंता के जो 6 उभरते मुद्दे हैं उसमें से एक के रूप में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की पहचान की थी। इसके अलावा उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को फैलने में पर्यावरण प्रदूषण की भूमिका की ओर समझने की आवश्यकता को बताया। इसके अलावा संयुक्त राज्य की एजेंसी एक स्वास्थ्य AMR ग्लोबल एक्शन प्लान को विकसित करने के लिए काम कर रही है, जो कि मानव, पशु, पौधे, स्वास्थ्य और खाद्य और पर्यावरण क्षेत्रों में इस मुद्दे को संबोधित करता है। वहीं पे भारत में केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए जो योजनाएं हैं वो बना रही है और उसके संबंध में पर्यावरण आयामों को मजबूत कर सकती है।
ऐसे उपायों को बढ़ावा देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कि अस्पतालों, विनिर्माण और अपशिष्ट उपचार सुविधाओं जैसे ज्ञात हॉटस्पॉट से संबोधित हो। मतलब इस तरीके के उपचार करने चाहिए जिसके संबंध में हमको पता है कि अस्पतालों के कारण, विनिर्माण इकाइयों के कारण और अपशिष्ट उपचार की जो सुविधाएं हैं उनके कारण जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। तो इसके संबंध में कुछ पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। ये एक हद तक शुरू हो गया है। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 की शुरुआत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है हमारे देश का, उसने मसौदा मानकों को जारी किया जो दवा उत्पादन इकाइयों से उपचारित अपशिष्टों में 121 एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेषों की सीमा निर्धारित करते हैं और ये मानक अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस साल जुलाई में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पर्यावरण और स्वास्थ्य पर अंतर मंत्रालय की संचालन समिति का गठन किया जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी का प्रतिनिधित्व था। तो हमने देखा कि अगर हम तैयार नहीं हैं तो कितनी जल्दी एक महामारी फैल सकती है, जैसे कि कोविड-19 के संबंध में देखा गया। तो ऐसे में ही ये जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इसे महामारी बनने से रोकना होगा और इसके संबंध में अभी ही निपटान करने की आवश्यकता है। इसके बाद में हम अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि पेज नंबर 1 पर प्रकाशित हुआ है। हनी द स्वीटनर ऑन योर प्लेट में बी शुगर सिरप। तो ये जो आर्टिकल है ये भारत में शहद में जो मिलावट की जा रही है उससे संबंधित है और इस न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के जो महानिदेशक हैं उन्होंने ये खुलासा किया है कि भारतीय बाजारों में जो शहद बिक रहा है उसके लगभग सभी ब्रांडों में जबरदस्त तरीके से शुगर सिरप की मिलावट की जा रही है। तो हमारे देश में शहद है जो हनी है उसको अमृत के समान माना जाता है और इसका जो उपयोग है वो औषधि के रूप में किया जाता है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ये खुलासा किया है कि जो नामी गिरामी ब्रांड है उनका शहद भी शुद्ध नहीं है। उनने ये बताया कि भारतीय बाजारों में जो शहद बिक रहा है उसके लगभग सभी ब्रांडों में जबरदस्त तरीके से शुगर सिरप की मिलावट हो रही है। और ये उल्लेखनीय है कि ये जो सीएसई है इनके द्वारा ही वर्ष 2003 में और वर्ष 2006 में सॉफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक की उपस्थिति का खुलासा किया गया था। तो इसे एक तरीके का फूड फ्रॉड बोला जा रहा है। तो सीएसई का ये कहना है कि शहर में जो शुगर सिरप की मिलावट है वो खाद्य धोखाधड़ी अर्थात एक फूड फ्रॉड है। ये 2003 और 2006 में जो सीएसई के द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक में मिलावट की खोजबीन से ज्यादा जटिल और ज्यादा कठिन है। लोग इस समय जानलेवा कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और ऐसे कठिन समय में भोजन में चीनी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जो है वो हालत को और भयावह बना सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो परीक्षण किया गया हनी में स्वीटनर के संबंध में ये भारत और जर्मनी की प्रयोगशालाओं में हुआ है। तो इसके संबंध में ये बताया गया है कि ये जो संगठन है सीएसई इनका ये कहना है कि ये रिपोर्ट भारत और जर्मनी की प्रयोगशाला में हुए अध्ययनों पर आधारित है और सीएसई के द्वारा की गई ये गहरी पड़ताल बताती है कि भारत के सभी प्रमुख ब्रांड के जो शहद हैं उसमें जबरदस्त मिलावट की जा रही है। 77% जो नमूने हैं उसमें शुगर सिरप की मिलावट पाई गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी परीक्षण में 13 ब्रांड में से सिर्फ 3 ब्रांड ही पास हुए हैं। उनका ये कहना है कि शहद में शुद्धता की जांच के लिए तब भारतीय मानकों के जरिए मिलावट को नहीं पकड़ा जा सकता, अर्थात मिलावट के संबंध में जो भारतीय मानक हैं वो इस मिलावट को नहीं पकड़ सकते थे और इस मिलावट को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के द्वारा पकड़ा गया जिसकी जो जांच है वो जर्मनी में की गई, क्योंकि भारतीय जांच के जो मानक थे उसमें ये ब्रांड जो है वो खरे उतरते हैं। तहकीकात से ये पता लगा है कि सीएसई के जो फूड रिसर्चर हैं उनने भारतीय बाजार में बिकने वाले 13 शीर्ष और छोटे बड़े जो प्रोसेस्ड शहद हैं उनको चुना और इन ब्रांड के नमूनों को सबसे पहले गुजरात के एनडीडीबी अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में स्थित सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड में जांचा गया। लगभग सभी शीर्ष ब्रांड जो है वो शुद्धता के परीक्षण में पास हो गए, जबकि कुछ छोटे ब्रांड जो है वो इस परीक्षण में फेल हो गए थे। इसके बाद में ये देखा गया कि जो ब्रांड फेल हो गए उनका जो शुगर है वो चावल और गन्ने के थे। लेकिन जब इन्हीं ब्रांड को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर
के परीक्षण पर रखा गया तो लगभग सभी ब्रांड जो है वो नमूने पर फेल हो गए। एनएमआर परीक्षण जो है वो विश्व स्तर पर मॉडिफाइड शुगर सिरप को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है और 13 ब्रांड परीक्षणों में से सिर्फ 3 ने एनएमआर परीक्षण पास किए, जिन्हें जर्मनी की विशेष प्रयोगशाला में जांचा गया था। तो ये दर्शाता है कि मिलावट का जो व्यापार है वो कितना विकसित है और खाद्य मिलावट को भारत में होने वाले परीक्षणों से आसानी से बचा लेता है। मतलब भारत में मिलावट का व्यापार इतना बड़ा है कि जो भारतीय मानक है उससे वो निकल जाते हैं। हमारी जो चिंता है वो सिर्फ इतनी नहीं है कि ये जो शहद हम खाते हैं उसमें मिलावट है, लेकिन चिंता ये है कि मिलावट को पकड़ पाना काफी जटिल और कठिनाई भरा है। तो इस संबंध में हमने भारत में जो शहद में मिलावट से संबंधित समस्या देखी जा रही है उसके बारे में चर्चा करी। अब हम चलते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अर्थात प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी महिला सीजेआई अर्थात भारत में मुख्य न्यायाधीश को नहीं देखा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट को कभी भी एक जज के रूप में प्रतिष्ठित न्यायविद अर्थात डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट नहीं मिला है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा सी। ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि एक न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें ये बोला गया है, देयर हैज नेवर बीन अ वुमेन सीजेआई सेज एजी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है नेत्रा के बारे में। नेत्रा की फुल फॉर्म है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। पहला है, ये भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क है, तो ये गलत है। दूसरा है कि इस प्रणाली को वास्तविक समय के आधार पर यातायात की निगरानी के लिए विकसित किया गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेत्रा और नेटग्रिड के बारे में एक न्यूज आर्टिकल में चर्चा हुई है जिसके संबंध में आपसे ये प्रश्न पूछा गया। इसके बाद में अब हम चलते हैं अगले प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 3 चीजें दी गई है, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव। इनको आपको देखना है कि ये क्या सही ढंग से मेल खा रही है। सबसे पहला है रेमिशन, सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। विराम अर्थात रिस्पाइट का मतलब होता है विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। तीसरा है रिप्राइव, मतलब किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी कुछ समय के लिए टालना। तो ये जो तीनों हैं ये सही है। सही उत्तर हो जाएगा डी। ये जो प्रश्न है ये आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि एक न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें सेंटेंस रेमिशन के बारे में बात की गई है। इसके बाद में अब हम कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न देखते हैं जिनको हमने आज डिस्कस किया। तो पहला प्रश्न है, भारत में शहद में मिलावट पर एक महत्वपूर्ण नोट लिखें और शहद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना का सुझाव दें। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है और ये 15 मार्क्स का प्रश्न है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य सामाजिक न्याय जाति को तर्कसंगत और गहरा करना होगा और इसका इस्तेमाल लक्षित समूहों को खुश करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। चर्चा करें। ये प्रश्न भी 15 मार्क्स का है और इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा से संबंधित जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखने की आप कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई होप यू लाइक द इनिशिएटिव। थैंक यू।